कहीं धर्मांतरण करता हुआ कोई मिल जाए, फोटो खींचिए, लिखिए धर्मांतरण का मूल कारण है क्योंकि शासन एनएसए नहीं लगा रहा है, यूएपीए नहीं लगा रहा है, गैंगस्टर नहीं लगा रहा है। कहीं सड़क के किनारे अवैध निर्माण मिल जाए, मोबाइल का उपयोग करिए, फोटो खींचिए, लिखिए, या तो भ्रष्टाचार हुआ है या तो कुछ न कुछ हुआ है। अवैध निर्माण बिना भ्रष्टाचार के नहीं होता। सामान्यतः सड़क के किनारे जो अवैध निर्माण होते हैं उसमें 3-4 लाख रुपए पहले ही संबंधित थाने को पहुंच जाता है। ऐसा ही होता है, फ्री में कुछ नहीं होता। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए, जैसा मैंने बताया था, कई सारे हैं, उसमें एक है एक देश एक नागरिक संहिता, जो अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने बोला कि एक परिवार में 2 कानून नहीं चलेगा, जिसको आप कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, इंडियन सिविल कोड। 8:15 हो चुका है, 10 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करता हूं। पहली बात तो जिन लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड से फायदा होगा, यानी 1 नेशन 1 सिविल कोड, एक देश एक नागरिक संहिता से फायदा होगा, वो इस हॉल में मुझे कोई दिख नहीं रहा, कोई मुझे नहीं दिख रहा है यहां पर। जो इसके लाभार्थी हैं यहां कोई नजर नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं क्योंकि ये वीडियो हमारे उन बहनों तक पहुंचेगा जो एक्चुअल में इसके लाभार्थी हैं। देखिए, पहली बात तो ये 1 नेशन 1 सिविल कोड आ रहा है। ये 1 नेशन 1 ड्रेस कोड नहीं है कि सबका कपड़ा एक जैसा हो जाएगा। ये 1 नेशन 1 फूड कोड भी नहीं है कि सबका खान पान एक जैसा हो जाए। ये 1 नेशन 1 प्रेयर कोड भी नहीं है कि सबका प्रेयर करने का तरीका, प्रार्थना करने का तरीका एक हो जाएगा। ये 1 नेशन 1 लैंग्वेज कोड भी नहीं है कि सबकी भाषा एक हो जाएगी। ये 1 नेशन 1 रिलीजन कोड भी नहीं है कि सबका रिलीजन एक हो जाएगा। ये 1 नेशन 1 आइडेंटिटी कोड भी नहीं है कि सबकी आइडेंटिटी एक हो जाएगी। ये 1 नेशन 1 कस्टम कोड भी नहीं है कि सबके कस्टम एक जैसे हो जाएंगे। क्योंकि कुछ लोग बीच में ट्राइबल्स को भड़का रहे थे, ट्राइबल का क्या होगा, उनके कस्टम अलग है। ये 1 नेशन 1 कस्टम कोड भी नहीं है। एक्चुअल में ये संविधान में लिखे हुए सेकुलरिज्म को मजबूत करेगा। संविधान में 2 शब्द आए, एक सोशलिज्म आया, एक सेकुलरिज्म आया, लेकिन आज तक उस पर ईमानदारी से प्रयास नहीं हुआ। दुनिया में जितने सोशलिस्ट कंट्री हैं, सोशलिज्म का बेसिक फीचर होता है कि सबकी शिक्षा एक हो, यानी कॉमन एजुकेशन। दुनिया में जितने सोशलिस्ट कंट्री हैं, रसिया है, चाइना है, वहां पे मंत्री और संतरी, डॉक्टर और कंपाउंडर, क्लर्क और कलेक्टर, कांस्टेबल और कप्तान के बच्चे की किताब एक होती है। इसको कहते हैं सोशलिज्म। ये बेसिक फीचर है। सोशलिज्म में और कई सारी चीजें होती हैं, लेकिन सोशलिज्म का बेसिक फीचर यह है कि उस देश में सभी बच्चों की, गरीब, अमीर, अगड़ा, पिछड़ा, जो भी है, मंत्री, संतरी, सबके बच्चे की किताब एक होती है। लेकिन वो भारत में नहीं आया। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उसकी कोशिश की जा रही है। अब नए एजुकेशन पॉलिसी में उसकी कोशिश की जा रही है। तो वास्तव में इंदिरा जी 2 शब्द जोड़ के गई थी, एक सोशलिज्म, एक सेकुलरिज्म। उस पर काम नहीं हुआ था, काम अब शुरू हुआ। मोदी जी ने जब 1 नेशन 1 एजुकेशन पॉलिसी में व्यवस्था किया है कि देश में सबकी शिक्षा एक हो, सब लोग अपनी मातृभाषा में पढ़ें, उस पर काम चल रहा है, जो धर्मेंद्र प्रधान जी बोल के गए। दूसरा शब्द उसमें जोड़ा गया, सेकुलरिज्म। इंदिरा जी जोड़ के चली गई, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। सेकुलरिज्म का बेसिक फीचर यह होता है कि उस देश में पर्सनल लॉ नहीं होता। जितने सेकुलर कंट्री हैं वहां 1 नेशन 1 सिविल कोड होता है। एक देश एक नागरिक संहिता होती है, वो सबके लिए होती है। वहां कोई खरबपति हो या जीरोपति हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी, जैसे अमेरिका। कॉमन सिविल कोड आए या ना आए, हिंदू का मतलब कानूनन, हिंदू का मतलब हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख। लीगल लैंग्वेज में हिंदू को हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख भी हिंदू कहलाते हैं।
तो कॉमन सिविल कोड से या इंडियन सिविल कोड से हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख को कोई फायदा नहीं। काफी कुछ पहले ही समान हो चुका था, जो थोड़ा बहुत बचा था सुप्रीम कोर्ट ने धीरे 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 करके उसको बराबर कर दिया। तो आज की डेट में माता पिता, पति पत्नी, बेटा बेटी, पुत्र पुत्री, सबको एक समान अधिकार, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख। तो फायदा उसको होगा, दवा का फायदा उसको होता है जिधर बीमारी होती है, जिधर समस्या होती है। कॉमन सिविल कोड का फायदा उसको होगा जहां एक्चुअल में सेकुलरिज्म लागू नहीं है, जहां बराबर मानते ही नहीं है, माता पिता को एक समान नहीं मानते, भाई बहन को एक समान नहीं मानते, पति पत्नी को एक समान नहीं मानते। और मानना समान तो छोड़िए, जो बहुत सारी कुरीतियों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने 2018 में जब पीआईएल फाइल किया कि लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर कर दो, भारत में अभी 9 साल शादी की उम्र चल रही है, तो बहुत सारे लोगों को आश्चर्य हुआ। इनफैक्ट जब जज साहब, जिस दिन मैं पहली बार मैटर आया, तो जज साहब ने बोला, चीफ जस्टिस ने, कि मिस्टर उपाध्याय यू आर श्योर 9 साल है? हमने कहा साहब 9 साल है। थोड़ा उनको बताया कि कहां से 9 साल। अब आप सोचिए, सबकी शादी की उम्र 18 साल है, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक की 9 साल भी है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, इंडियन सिविल कोड आएगा, सबकी शादी की उम्र एक समान हो जाएगी, सबकी मिनिमम 18 हो जाएगी। इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? जोर से बोलिए। और फायदा किसको हुआ? हमारी मुस्लिम बेटियों को। किसको फायदा हुआ? अभी 18 साल होते होते 3-4 बच्चे हो जाते हैं उनके, उनका स्वास्थ्य खराब रहता है, उस जिंदगी में लगता है उनका केवल एक ही काम बचा, बस बच्चा पैदा करो, बच्चे का पालन पोषण करो, खुद की कोई उनकी जिंदगी नहीं बचती है। तो 1 नेशन 1 सिविल कोड आएगा, मुस्लिम बेटियों की भी शादी की उम्र, देश की सभी बेटियों की शादी की उम्र मिनिमम 18 होगी, 19 होगी, 20 होगी, वो तो अभी पार्लियामेंट में तय होगा, लेकिन जो भी होगा सबका होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, उससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वो भी पढ़ेंगी, स्कूल जाएंगी, कॉलेज जाएंगी, डिप्लोमा करेंगी, कुछ और कोर्स करेंगी, फिजिकली मैच्योर होंगी, मेंटली मैच्योर होंगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वो भी देश दुनिया को देखेंगी, भारत कितना है, भारत में कितने राज्य हैं, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती, वो भी कुछ समझेंगे। अदरवाइज क्या हुआ, 9, 10, 11 साल में शादी हो गई, 18 साल में 5 बच्चे हो गए, 25 साल में जो है पतला बच्चों की शादी शुरू हो गई, उसकी कहानी खत्म। कॉमन सिविल कोड आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, तो सबके लिए शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा। अनिवार्य का मतलब जैसे बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, डेथ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, ऐसे मैरिज का सर्टिफिकेट भी बनवाना अनिवार्य हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या? अरे बनवा लो। अगर इलीगल काम नहीं कर रहे हो तो सर्टिफिकेट लेने में क्या दिक्कत है भाई? डरे वो जो इलीगल काम करे, जो आदमी लीगल शादी कर रहा है उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉमन सिविल कोड आएगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स एक समान हो जाएगा सबके लिए। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि भारत में जहां हम नवरात्रा मनाते हैं, जहां साल में 2 बार बेटियों की पूजा होती है, वहां पे आज भी डिवोर्स एसएमएस से होता है, व्हाट्सएप से होता है, ईमेल से होता है, चिट्ठी से होता है, पोस्ट कार्ड से होता है, अंतर्देशी से होता है, आज भी हो रहा है। और ऐसा नहीं कि संबलपुर में हो रहा है या मलकानगिरी में हो रहा है, भारत की राजधानी दिल्ली में भी हो रहा है। रिपब्लिक टीवी में एक पत्रकार है, उसका एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं, पढ़ी लिखी बच्ची है। रिपब्लिक टीवी में पत्रकार है, उसका हस्बैंड दिल्ली हाई कोर्ट में वकील है, उसको 30 अप्रैल को चिट्ठी भेजा, मैं तुम्हें तलाके हसन देता हूं, चिट्ठी पे साइन नहीं किया। 30 मई को दूसरी चिट्ठी भेजा, मैं तुम्हें तलाके हसन देता हूं, चिट्ठी पे साइन भी नहीं किया। और 30 जून को तो ईमेल कर दिया, जो 25 रुपए रजिस्ट्री वाला खर्चा वो भी बचा लिया। वो बेटी भागी भागी गई काजी के पास, बोले साहब ये 2 चिट्ठी आई थी, एक ईमेल आई थी, क्या करे? बोले तुम्हारा तलाके हसन हो गया। आप सोच सकते हो। बाद में पेटीएम पे 15,000 रुपए भेज दिया, बोले तुम्हारा ये 3 महीने का खर्चा, 2,000 रुपए भेज दिया, उसका 1 साल का बच्चा था, बोले ये दूध पीने का खर्चा, 17,000 रुपए में तलाके हसन। कॉमन सिविल कोड आएगा, ये रुकेगा। ये कुरीति है, ये भारत में कुरीति है।
तो ये रुक जाएगी। आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं डॉक्टर साहब, कर्नाटक के कलबुर्गी में एमबीबीएस एमएस गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर सईदा अमरीन, ये सब हमारी वो है, क्लाइंट तो नहीं कह सकते, मैं तो फ्री में केस करता हूं, लेकिन ये सब हमारे पास आई, इनका केस मैं लड़ रहा हूं। बेनजीर हिना का भी लड़ रहा हूं जो रिपब्लिक में काम करती है, डॉक्टर सईदा अमरीन का लड़ रहा हूं जो एमबीबीएस एमएस गायनोलॉजिस्ट है। डॉक्टर सईदा अमरीन एमबीबीएस एमएस गायनोलॉजिस्ट, उसका हस्बैंड एमबीबीएस एमडी फिजिशियन, ससुर भी फिजिशियन, सास भी गायनोलॉजिस्ट और घर में नर्सिंग होम। तो आप सोच सकते हैं कितना पढ़ा लिखा परिवार। उसको बोला जाओ तुम्हें आजाद किया, जाओ तुम्हें आजाद किया, जाओ तुम्हें आजाद किया। वो बेचारी काजी के पास गई, बोले हमको जी तो आजाद कर दिए, 3 बार बोल दिया, आजाद हो गई क्या? बोले तुम आजाद हो गए। बोले ये क्या है? ये बोले तलाके बाइन है। तो तलाके हसन चल रहा है, तलाके एहसन चल रहा है, तलाके बाइन चल रहा है, तलाके किनाया चल रहा है। हमको भी नहीं पता था, तो जब बेटी हमारे पास आई तो मुझे पता चला कि अभी इतने और चल रहे। मुझे लगा ट्रिपल तलाक खत्म हो गया, तो मैं भी सोचा सब खत्म हो गया। मुझे नहीं पता अभी एक ही खत्म, 4 और बाकी है। तो एक एक करके मैंने सुप्रीम कोर्ट में उनका केस किया। कलकत्ता से एक लड़की आई, पुणे से एक लड़की आई, कलबुर्गी से आई, मुंबई से आई, ऐसे 10 बेटियां आई, उनका केस हमने किया। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। तो कॉमन सिविल कोड आएगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर डिवोर्स सबका कॉमन हो जाएगा, सबका तलाक कोर्ट के जरिए होगा। लोग कोर्ट में अप्लाई करेंगे, जज उनको 6 महीने का टाइम देगा, ठंडे दिमाग से सोचो, फिर 6 महीने बाद आओ। उसके बाद नहीं मानते तो भाई ठीक है, अलग हो जाओ। भारत में जहां नारी तू नारायणी हम कहते हैं, यत्र नारंती पूज्यते रमनते तत्र देवता कहते हैं, जहां हम कहते हैं नारियों का सम्मान करना चाहिए, जहां पे हमारी माताएं शास्त्रार्थ किया करती थी, उस भारत में आज की डेट में तलाके हसन, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, अरब की संस्कृति चल रही है। संविधान भारत का और संस्कृति कहां की? अरब की। और उसको लोग जायज भी मान रहे हैं। कितने कुछ तो ऐसे बेशर्म हैं जो टीवी पे आकर उसको डिफेंड भी करते हैं। मैंने 4 शादी चैलेंज किया, उसमें 2-3 संगठन आके बोले जी हमारा फंडामेंटल राइट है। मतलब कल्चर कहां का? अरब का। और कहां मान रहे, मांग कहां रहे? भारत में। हलाला, उसके बारे में सार्वजनिक रूप से कहना भी बड़ा अजीब सा लगता है। आप लोग गूगल करके देख लेना, उसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। हलाला जैसा कल्चर, मुताह MUTH गूगल करके देखना, मिस्यार MISYAR गूगल करके देखना, आपको पता चलेगा कैसे कैसे घटिया कल्चर चल रहे हैं। हलाला चल रहा है, मुताह चल रहा है, मिस्यार चल रहा है, तहर्रुस चल रहा है, और उस भारत में चल रहा है जो कहता है हम सेकुलर है, जिसके प्रियम्बल में सेकुलर शब्द जोड़ा गया है। तो कॉमन सिविल कोड आएगा, ये सब बंद होगा। देश की सभी बहन बेटियों को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला ना, एक परिवार में 2 कानून नहीं चलेगा, वैसे एक देश में 2 कानून नहीं चलेगा, वो व्यवस्था लागू हो जाएगी। लेकिन फायदा किसको हुआ? मुस्लिम बेटियों को। यहां मुझे कोई दिख नहीं रही, इसलिए मैंने पुकारा, यहां तो मुझे कोई दिख ही नहीं रही। कॉमन सिविल कोड आएगा, विरासत का और वसीयत का अधिकार सबको मिल जाएगा। मैंने एक पिटीशन फाइल किया कि बेटियों को भी प्रॉपर्टी का इक्वल राइट मिलना चाहिए। मेरे पास कश्मीर से, अनंतनाग से फोन आया, एक राशिद करके था, बोले साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पिटीशन कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। मैंने कहा तुम्हें क्या फायदा हुआ? बोले साहब हमारे मामा नहीं है, हमारे नाना हमें प्रॉपर्टी देना चाहते, दे ही नहीं पा रहे। अब आप सोचो, एक तो गोद नहीं ले सकते, दूसरा बेटी दामाद को प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। अब गोद नहीं ले सकते, मान लो बच्चा नहीं हुआ, गोद नहीं ले सकते, तो दूसरा विकल्प क्या है? दूसरी शादी। अब मान लो कमी हस्बैंड में थी, तो दूसरी शादी के बाद बच्चा होगा क्या? होगा क्या? 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, जब अगर कमी हस्बैंड में, बच्चा होगा ही नहीं। 4 बेटी हो गई, चूंकि बेटी दामाद को प्रॉपर्टी नहीं दे सकते, तो बेटे के चक्कर में दूसरी शादी कर लेते। अब बेटी होगा कि बेटा, ये किस पे डिपेंड करता है डॉक्टर साहब? मतलब जाहिलों को इतना भी नहीं पता कि बेटी हो।
बेटी होगा या बेटा, ये महिला पे नहीं पुरुष पे डिपेंड करता है। अब पता चला पहली पत्नी से 5 बेटी हो गई, लेकिन चूंकि बेटा चाहिए, प्रॉपर्टी बचाना है, दूसरी शादी कर लिया। अब बेटी होगी कि बेटा, ये तो पुरुष पे डिपेंड करता है। शौहर तो वही है, एक और सौतन आ गई, 5 बेटी और हो गई, 10 बेटी हो गई, 2 बीवी 10 बेटी, 3 बीवी 15 बेटी, बेटियां बढ़ती जा रही, बेटा हो नहीं रहा है, क्या करेंगे, होगा कैसे? ये यूसीसी आएगा, ये कुरीतियां खत्म होगी, बेटे और बेटी को एक समान माना जाएगा। ये यूसीसी आएगा, एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू होगा। तो फायदा किसको हुआ? किसको हुआ? हिंदू जैन बौद्ध सिख में पहले 7 साल की सजा है, दूसरी के बारे में सोचने पे भी 7 साल सजा। तो फायदा किसको हुआ? मुस्लिम बेटियों को। हमारे दो लागू हुआ, तो फायदा किसको हुआ? मुस्लिम बेटियों। माता पिता की देखभाल का अधिकार मिला, फायदा किसको हुआ? मुस्लिम बेटियों को। इसलिए मैं कहता हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड से 11 फायदे होंगे, लेकिन वो 11 के 11 हमारे मुस्लिम बेटियों को मिलेंगे, सारे के सारे। हिंदू जैन बौद्ध सिख में केवल इतना हो जाएगा, शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं हिंदू जैन बौद्ध सिख को भी 1 फायदा, क्रिश्चियंस को 2 फायदा मिल जाएगा। उनका कूलिंग पीरियड अभी 2 साल का है, अगर दोनों डिवोर्स लेना चाहती तो भी उनको 2 साल वेट करना पड़ता है, तो 2 साल का 6 महीने हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि क्रिश्चियंस को 2 फायदा, पारसी को 3 फायदा हो जाएगा, क्योंकि पारसी अगर गैर पारसी में शादी करते हैं तो प्रॉपर्टी राइट खत्म हो जाता है, तो पारसी को 3 फायदा। लेकिन हमारी मुस्लिम बेटियों को 11 फायदा, यानी हिंदू बेटियों को 1 फायदा और मुस्लिम बेटियों को। और डिमांड कौन कर रहा है और विरोध कौन कर रहा है? मतलब जिसको सबसे ज्यादा फायदा वो विरोध कर रहा है, जिसको कोई फायदा नहीं वो डिमांड कर रहा है। इसीलिए इसके बारे में पूरे देश में जागरण करना जरूरी है। बहुत सारी कुरीतियां खत्म हो जाएंगी। एक तो बैरिस्टर है, बार बार संविधान की दुहाई देता रहता है। अरे भैया, संविधान रीतियों का अधिकार देता है, कुरीतियों का नहीं। संविधान प्रथा का अधिकार देता है, कुप्रथा का नहीं। संविधान सच बोलने का अधिकार देता है, झूठ बोलने का नहीं। संविधान प्रेम करने का अधिकार देता है, नफरत करने का नहीं। संविधान फूल बरसाने का अधिकार देता है, पत्थर बरसाने का अधिकार नहीं देता है। संबलपुर में आपके बरसाया अभी। और जरा आप सोचिए, कॉमन सिविल कोड तो जरूरी है, लेकिन देश को इससे भी ज्यादा जरूरी है कॉमन सिटीजनशिप कोड। मैं 5 मिनट के अंदर आपको इसका अंतर बताता हूं। एक तो है सिविल कोड, मैंने आपको बता दिया, लेकिन सवाल यह है कि ये भारतीय नागरिक संहिता, इंडियन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये किसके लिए है? भारतीयों के लिए है। तो पहले भारतीयों को डिफाइन तो करना पड़ेगा, भारतीय है कौन? ये देश का दुर्भाग्य है आचार्य जी, हमारे देश में जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें भारत का सिटीजन कौन होगा कोई टर्म्स कंडीशन ही नहीं है। जो पैदा हुआ वही भारतीय बन गया। वो भारत को माने, वसुधैव कुटुंबकम को माने या ना माने, भारतीय परंपरा को माने या ना माने, भारतीय समाज संस्कृति को माने या ना माने, नारी तू नारायणी को माने या ना माने, वसुधैव कुटुंबकम को माने या ना माने, वो भारतीय मान लिया जाता है। आपके कोई रिलेटिव अगर अमेरिका में हो तो पूछना कि कैसे, कितने दिन के बाद नागरिकता मिलती है। 15-20 साल लग जाता है भारत अमेरिका की नागरिकता लेने में। 10 साल के आसपास सिंगापुर में लग जाता है। पूरा बिहेवियर चेक किया जाता है कि पिछले 10 साल में रहा है ये बंदा तो कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। 10 साल तो आपके दुबई में लग जाता है, तब जाके सिटीजनशिप मिलती है। हमारे यहां बॉर्डर पे 2000 रुपए देता है रोहिंग्या बांग्लादेशी, संबलपुर आता है, कॉमन सर्विस सेंटर वाले को 2000 देता है, आधार बनवा लेता है, लेखपाल पटवारी को 2000 देता है, राशन कार्ड बनवा देता है, नगर निगम में जाता है 2000 देता है, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेता है, आरटीओ ऑफिस में जाता है 3000 देता है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेता है, और वोट जीवी नोट जीवी बाकी आगे वाला काम कर देते हैं, उसका वोटर आईडी बनवा देते हैं। 2 चीज को डिफाइन करना बहुत जरूरी है, जैसे दुनिया के कई देशों में है।
नागरिकता देने के पहले उनकी टर्म्स कंडीशन है, और नागरिकता भी परमानेंट नहीं देते। जैसे हम लोग बैंक में खाता खुलवाते हैं तो बैंक की टर्म्स कंडीशन होती है, या बैंक से लोन लेते हैं तो टर्म्स कंडीशन होती है, हम ये करेंगे, चेक टाइम पे देते रहेंगे, ये करेंगे, अगर चेक बाउंस हुआ तो इतना ब्याज भी देंगे, करते ही नहीं करते। ऐसे ही आपको भारत की नागरिकता डिफाइन करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा कि मैं संविधान को मानूंगा, मैं वसुधैव कुटुंबकम को मानूंगा, मैं नारीतु नारायणी को मानूंगा, मैं सर्वधर्म समभाव को मानूंगा, मैं इक्वलिटी जस्टिस लिबर्टी को मानूंगा, मैं संविधान के सारे फंडामेंटल राइट मानूंगा, मैं संविधान के फंडामेंटल ड्यूटी को मानूंगा। तब मिलनी चाहिए भारत की नागरिकता। हाँ, अलग बात है बच्चा छोटा है तो जैसे बैंक में छोटे बच्चे का खाता खुलता है तो अंडरटेकिंग कौन देता है? माता पिता। ऐसे बच्चे को नागरिकता देना है, अंडरटेकिंग माता पिता से ले लो। और जैसे बैंक में 18 साल के बाद माता पिता की अंडरटेकिंग खत्म हो जाती है, वो खाता किसके नाम ट्रांसफर हो जाता है? बच्चे के। ऐसे 18 साल के बाद जब वोटिंग राइट देते हो तो फिर उसकी अंडरटेकिंग ले लो, और उसमें कुछ भी वायलेट करे उसको बाहर निकालो, उसकी सिटीजनशिप भी खत्म करो, उसकी वोटर आईडी भी खत्म करो। दुनिया के कई देशों में ऐसा है। इसलिए मेरा यह मानना है यूनिफॉर्म सिविल कोड से ज्यादा जरूरी है यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड। अंतर समझिए, सिविल कोड और सिटीजनशिप कोड। भारतीय नागरिक संहिता से पहले भारतीय नागरिकता संहिता, क्या कहेंगे सब उसको उड़िया में क्या कहेंगे? नागरिकता को नागरिकता। इंडियन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड से ज्यादा क्या जरूरी हो गया? यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड। अगर हम ये डिफाइन कर दें कि तुमने अगर कभी भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बोला, तेरी नागरिकता गई। तुमने कभी वसुधैव कुटुंबकम की भावना को तोड़ा, तुम्हारी नागरिकता गई। तुम अगर पकड़े गए किसी भारत विरोधी कार्य में, तुम्हारी नागरिकता गई। हमारे यहां कुछ है ही नहीं। यासीन मलिक की नागरिकता आज तक नहीं गई, बिट्टा कराटे की नागरिकता नहीं गई, जिन लोगों ने स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती को मारा था उनकी नागरिकता नहीं गई। अरे नागरिकता ये फ्री हो गई है क्या? कि जो भारत में आए, कुछ भारत को माने या ना माने, उड़ीसा को माने ना माने, उड़ीसा में घुस गया तो उड़ीसा का नागरिक हो गया। ना वो भगवान जगन्नाथ को मानता, ना उड़िया कल्चर को मानता, ना उड़िया संस्कृति को मानता, ना जो हमारी विचारधारा उसको मानता, फिर भी उड़ीसा का नागरिक, फिर भी वो भारत का नागरिक। तो एक देश एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए, जैसा मैंने पहले ही कहा था, एक नहीं 11 कानून बनाना पड़ेगा। समय का अभाव है, मुझे भी दिल्ली जाना है, अभी यहां से रायपुर जाऊंगा, फिर वहां से फ्लाइट पकड़ना है सुबह सुबह। मैं भी निकलता हूं, आप लोग भी थक गए होंगे। एक आग्रह कर रहा हूं, फेसबुक पे आप अपने फ्रेंड सर्किल बढ़ाइए, सोशल मीडिया का उपयोग करिए। जैसे बर्थडे के लिए छुट्टी करते हैं, शादी विवाह के लिए छुट्टी करते हैं, घूमने टहलने के लिए छुट्टी करते हैं, ऐसे महीने में एक छुट्टी राष्ट्र के लिए, एक छुट्टी अपने उड़ीसा के लिए, एक छुट्टी करिए बस। सोशल मीडिया में अपनी पर्सनल प्रोफाइल डालिए, बर्थडे की फोटो डालिए, सब डालिए, लेकिन आधा घंटा राष्ट्र के लिए, आधे घंटे केवल। इतना करते जाइए, देखिए फटाफट जागरूकता बढ़ती जाएगी। समस्या मत लिखिए, समस्या के मूल कारण और अस्थायी समाधान को लिखिए। थोड़ी कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि वास्तव में विधानसभा में समस्या पे चर्चा हो रही है, समस्या के मूल कारण और अस्थायी समाधान पे नहीं हो रही। मीडिया में शाम की डिबेट समस्या पे चर्चा होती है, 1 घंटे तू मैं होता है समस्या पे, लेकिन समस्या के मूल कारण अस्थायी समाधान पे नहीं होता। और मैं कह रहा हूं, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी ऐसी कोई बीमारी नहीं और ऐसी कोई समस्या नहीं, हर समस्या का समाधान है। डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल जैसे लोगों को बुला के ऐसे बीच बीच में सुनते रहिए, आपको हर बीमारी की जड़ मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी से निवेदन है
से श्रेष्ठ भारत को सर्वश्रेष्ठ भारत में परिणत कर उत्तरदायित्व आम समस्त महोदय को अशेष अशेष धन्यवाद जनाई आपणकर आह्वानपूर्ण उद्घोष आम समस्त को जागृत करने पुणी समस्त तरफ आपको आउ थे धन्यवाद समस्त अतिथिवृंद को अनुरोध करी अल्प समय जदि बस जाते मात्र 15 मिनट कार्यक्रम अच्छी समस्त को अनुरोध अल्प समय धैर्य On behalf of Srinivas Agarwal Smriti Samiti, I request Srimati Vandana Agarwal, member of Ekta Abhiyan Mahila Samiti, to present the mementos to our chief guest Shri Rajshri Upadhyay ji as remembrance of the state.